दर्शकों नमस्कार। डीडी हिमाचल से आप कार्यक्रम देख रहे हैं नमस्ते हिमाचल। हिमाचल प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत बहुत समृद्ध है। यहाँ की प्रकृति जितनी सुंदर है उतनी ही यहाँ की विरासत जो संस्कृति के रूप में हमारे पास विद्यमान है, यहाँ का गीत, यहाँ का लोक संगीत बहुत समृद्ध है और प्राचीन काल से ही पहाड़, नदियाँ, जंगल और संगीत इसका मिश्रण यहाँ पर देखने को मिलता है। आज के हमारे इस नमस्ते हिमाचल कार्यक्रम में हम एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलाने जा रहे हैं जो अभी नौजवान है, संगीत की तरफ इनकी बहुत रुचि है और आज सुबह के माहौल को ये संगीतमयी बनाएंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। आइए सब लोग स्वागत करते हैं आज के हमारे जो गेस्ट हैं, श्री आकाश दमसेठ जी शिमला से पधारे हैं। आकाश जी युवान है, संगीत के प्रति इनकी रुचि है और वर्षों से संगीत का अध्ययन भी कर रहे हैं। गुरु से संगीत की शिक्षा प्राप्त करके ये लोगों का मनोरंजन करते हैं। आकाश, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन है। नमस्कार सर। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे फिर से एक बार यहाँ पे इनवाइट करने के लिए और फिर से मुझे एक बार मौका देने के लिए, और सभी दूरदर्शन के दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। आकाश, आप संगीत से जुड़े हैं, हमारे दर्शक जो इस कार्यक्रम से जुड़े हैं आपसे जानना चाहते हैं आपका परिचय क्या है, आपका जन्म कहाँ हुआ और आपका परिवार और शिक्षा आपकी क्या है? मेरा नाम आकाश दमसेठ है और बेसिकली सर मैं देहा बलसन ठियोग क्षेत्र का रहने वाला हूँ। और अपने बारे में मैं बताऊँ तो अभी मैं करंटली 26 साल का हूँ और प्रोफेशनली तो मैं हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में कार्यरत हूँ। बट इसी के साथ साथ मैं संगीत की शिक्षा श्री विनोद चन्ना जी से, चन्ना म्यूज़िक एकेडमी से संगीत की शिक्षा भी लेता हूँ। और संगीत में मेरी बचपन से ही रुचि रही है, हालांकि बहुत ज़्यादा सीखने का मौका मिला नहीं मुझे। बट जैसे मेरी जॉब लगी उसके बाद से मैंने सीखना भी शुरू किया, तब से मैं कंटिन्यूसली सीख रहा हूँ। साथ ही साथ कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर लेता हूँ, शोज़ वगैरह मिलते हैं तो वो कर लेता हूँ। और हाँ, या आई एम एंजॉयिंग लाइक माई म्यूज़िक। आपकी संगीत में बहुत रुचि है, आप इससे जुड़े हैं और बचपन से ही आपको संगीत का शौक़ था। जॉब के साथ, नौकरी के साथ साथ आप इस अपने शौक़ को भी जिंदा रखे हैं। ये हमारे युवाओं के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। आज का जो कार्यक्रम है इसका शीर्षक भी यही है, युवाओं में संगीत की बढ़ती रुचि। युवाओं को संगीत क्यों सीखना चाहिए, संगीत क्या विरासत है और जो संगीत से जुड़ा रहता है वो कितनी मस्ती का अनुभव अपने जीवन में करता है। आकाश, हमारे दर्शक आपसे कुछ सुनना चाहते हैं और क्योंकि ये भोर की बात है, सुबह शुरू हो रही है, किसी माँ के भजन से या माँ की स्तुति से यदि आज के कार्यक्रम की शुरुआत हो तो हमारे दर्शक लाभान्वित हैं। बिल्कुल सर। मैं एक आपको भजन जो सुनाऊंगा, मैं जब भी कुछ कहीं पे भी शो करता हूँ या फिर कहीं पे भी जाता हूँ तो सबसे पहले मैं यही भजन गाता हूँ। ये मेरा खुद का भजन है और ये भजन और ये गाना मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि ये मैंने अपनी कुलदेवी माँ कढ़ासन के लिए ये गाना लिखा था जी। तो उसकी 2 लाइनें आपको सुनाऊंगा। तेरे दर पे आया माँ, झोली खाली लाया माँ, तेरे तरस ही तो माँ मैंने सब कुछ पाया माँ। हो शेरा वालिए, हो जोता वालिए, पहाड़ा वालिए ओ माँ। हो शेरा वालिए, हो जोता वालिए, पहाड़ा वालिए ओ माँ। हो मेहरा वालिए, हो माता भवानी, हो कंडे वालिए ओ माँ।
ये मेरा सर खुद का भजन था जो कि मेरे दिल के बहुत करीब है। इसी के साथ एक और भजन मुझे याद आ रहा है इसी स्केल पे जी। तो वो भी मैं आपको ज़रूर सुनाना चाहूँगा। जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, वो जाने पीड़ पराई क्या, वो जाने पीड़ पराई क्या। मीरा है दीवानी मोहन की, संसार दीवाना क्या जाने जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने जो प्रेम गली में आए नहीं। जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। वास्तविकता दर्शकों यही है, यदि हमने अपने हृदय में प्रेम को जागृत कर दिया तो सारी दुनिया हमको बहुत अच्छी लगती है। और संगीत की यही खासियत है, जिसके हृदय में संगीत विराजमान रहता है वो दुनिया की अच्छाई को ही देखता है, बुराई को बहुत दूर कर देता है। माँ के चरणों में इन्होंने प्रणाम किया। हिमाचल की ये जो भूमि है ये शिव और शक्ति की भूमि मानी जाती है। शास्त्र कहते हैं सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ये जो भूमि, जिस भूमि में हम निवास करते हैं, ये भगवान शंकर और भगवती जगदम्बा की भूमि है। आकाश जी, आपकी आवाज़ आपको ईश्वर ने बख्शी है और मेहनत परिश्रम आपका अपना है, लेकिन सांगीतिक सफ़र को शुरू करने के लिए, संगीत में जाने के लिए एक गुरु और किसी की प्रेरणा का होना बहुत अनिवार्य है। आपकी प्रेरणा, क्या आपका परिवार का कोई सदस्य है? और उसके बाद जब प्रेरणा मिली तो गुरु से कैसे आपका सानिध्य हुआ? बिल्कुल सर, संगीत में तो मुझे बचपन से ही रुचि रही है। स्टार्टिंग से ही जब मुझे याद आता है, जब मैं स्कूल टाइम में हुआ करता था तो बचपन में जैसे भी मौका मिलता था बाल सभा में पार्टिसिपेट करने का या फिर स्कूल में कॉम्पिटिशन्स हो गए उसमें पार्टिसिपेट करने का, तो वहाँ पे जब भी मौका मिलता था मैं बहुत मतलब बच्चे तो स्टार्टिंग में डरते हैं, पर डरने से ज़्यादा मुझे एक्साइटमेंट होती थी कि हाँ पार्टिसिपेट करने को मिल रहा है। और इस तरीके से ही तो ऐसा कभी था नहीं कि क्लास हमें प्रोफेशनली सीखना है या फिर प्रोफेशनली इस लाइन में जाना है। ज़्यादा फोकस स्टडीज़ पे ही था। इवन 11th हुई, 12th हुई, तो एक्चुअली मेरे पिताजी श्री सोहन सिंह दमसेठ जी वो भी मतलब अपने शौक़ के लिए गाते हैं। जब उन्हें ऐसे तो वो पुलिस में कार्यरत है, बट साथ साथ में शौक़ के लिए भी वो भी गाते हैं। और मेरे चाचू श्री यशवंत दमसेठ जी वो तो खैर पहाड़ी सिंगर है, तो उनकी काफ़ी मतलब काफ़ी टाइम से वो पहाड़ी सिंगिंग में है। तो वैसे ही शौक़ था सुनने का। फिर सुनते जब कॉलेज टाइम में आए तो फिर क्लासिकल संगीत के बारे में पता लगा कि कैसे मतलब क्लासिकल संगीत क्या है और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है आपको आपकी इम्प्रूवमेंट में। तो फिर उसके बाद से जो है मेरी म्यूज़िकल जर्नी जो स्टार्ट हुई, मैंने श्री विनोद चन्ना जी से, चन्ना म्यूज़िक एकेडमी से शिक्षा ग्रहण करनी शुरू करी। उस टाइम हालांकि कुछ टाइम तक ही मतलब उस टाइम स्टडीज़ पे ही ज़्यादा फोकस था। बहुत ज़्यादा क्लासिक मतलब बहुत ज़्यादा सीखने का मौका नहीं मिला उस टाइम 3-4 महीने। पर मेरे हाँ ये हमेशा से मेरे दिल में था कि मुझे अच्छे से सीखना है। फिर मुझे जब जॉब लगी, शिमला में ही लकीली जॉब लगी, तो फिर उसके बाद से 2022 से मैंने कोशिश करता हूँ जब भी मुझे समय मिलता है तो मेरे गुरुजी श्री विनोद चन्ना जी के पास मैं जाता हूँ और जितना हो सकता है मैं उनसे सीखने की कोशिश करता हूँ। आप संगीत को सीख भी रहे हैं, आपके गले का जो बेस है वो ऐसा बता रहा है कि सुगम संगीत की तरफ आपका रुझान बहुत अच्छा है। हमारे दर्शक आपसे कोई बेहतरीन सी गज़ल सुनना चाहते हैं, कोई ऐसी गज़ल जो आपके दिल के बहुत करीब। बिल्कुल सर, आजकल वैसे बहुत ज़्यादा गज़ल लोग सुनते नहीं हैं, पर फिर भी गज़लों का एक अपना ही
दौर था और अपना ही मतलब एक अपनी ही मिठास हुआ करती थी। तो मैं आपको एक मेहदी हसन साहब की बहुत अच्छी गज़ल है, मैं कोशिश करूँगा, हालांकि इतने अच्छे आर्टिस्ट को निभाना बहुत मुश्किल काम है, पर मैं कोशिश करता हूँ जी। मैं होश में था तो फिर उस पे मर गया कैसे। वाह। मैं होश में था तो फिर उस पे मर गया कैसे। ये जहर मेरे लहू में उतर गया कैसे। मैं होश में था। अंतरागी। कुछ उसके दिल में लगावट जरूर थी वरना। कुछ उसके दिल में लगावट जरूर थी वरना। कुछ उसके दिल में लगावट जरूर थी वरना। वो मेरा हाथ, वो मेरा हाथ, वो मेरा हाथ, वो मेरा हाथ दबा कर गुजर गया कैसे। ये जहर मेरे लहू में उतर गया कैसे। मैं होश में था। दर्शकों, आकाश ने जो गज़ल सुनाई वो उस्ताद मेहंदी हसन साहब, वो शख्सियत जो गज़ल के बादशाह माने जाते हैं। मेहंदी हसन साहब ने फिल्मी गीत भी गाए हैं, फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी बहुत काम किया है। उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा था कि जब फिल्मी गीत बहुत गा लिए, हज़ारों की संख्या में गाए, तब समझ में आया कि गज़ल क्या है और गज़ल को लोगों के सामने पेश कैसे करना चाहिए। आकाश ने बहुत सुंदर, आवाज़ भी बहुत अच्छी है, लफ्ज़ भी बहुत अच्छे हैं और टिकाव भी बहुत अच्छा है। आकाश, आपने मेहंदी हसन साहब को सुना है, आप गज़ल भी गाते हैं, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में रफ़ी साहब का नाम बहुत अदब से लिया जाता है। उन्होंने जो संगीत के लिए दिया है वो आज भी हम लोगों के कानों में गूंजता रहता है। रफ़ी साहब को याद करते हुए कोई नगमा हमारे दर्शकों के लिए। बिल्कुल सर, रफ़ी साहब, मैं अगर किसी की वजह से मैं संगीत लाइन में आऊँ तो वो रफ़ी साहब है। मैंने उनको बहुत बहुत बचपन से लेकर बहुत सुना है, उनको आइडलाइज़ भी करता हूँ एज अ पर्सनैलिटी, एज अ ह्यूमन बीइंग। जिस तरीके की उनकी पर्सनैलिटी थी, जिस तरीके का उनका सिंपल नेचर था और जिस तरीके से वो एक साधारण से शब्दों में जान डाल दिया करते थे। तो आपको मैं एक उनका बहुत प्यारा सा गीत में, जो कि मेरा बहुत वन ऑफ द ऑल टाइम फेवरेट है, मैं उसकी बारीकियां भी आपको बताऊंगा कि किस तरीके से वो आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। आपकी निगाह ने कहा तो कुछ ज़रूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है।
खुली लटों की छाँव में खिला खिला ये रूप है, घटा से जैसे छन रही सुबह सुबह की धूप है। जिधर नजर मुड़ी, जिधर नजर मुड़ी, जिधर नजर मुड़ी उधर सुरूर ही सुरूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। आपकी निगाह ने कहा तो कुछ ज़रूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। मैं एक और दूसरा अंतरा जो है सर वो कमाल है इसका, वो किस तरीके से रफ़ी साहब ने गाया है। झुकी झुकी निगाह में भी है बला की शोखियाँ, दबी दबी हंसी में भी तड़प रही है बिजलियाँ। शबाब आपका, शबाब आपका, शबाब आपका नशे में खुद ही चूर चूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। आपकी निगाह ने कहा तो कुछ ज़रूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। क्या बात, क्या बात। रफ़ी साहब को सुनने के लिए भी आकाश बहुत हिम्मत चाहिए। उनके गाने को गाना और उसको फिर उसी तरह से निभाना, ये ईश्वर की अपने आप में बहुत बड़ी कृपा है। दर्शकों, आप जानते ही है, संगीत में जहाँ सुर और ताल का मेल रहता है वहीं लफ्ज़ों की अदायगी भी बहुत ज़रूरी है। और ये जो बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, बड़े बड़े लोग हैं, इनके लफ्ज़ों को होठों में और मुंह में लाना बहुत बहुत कृपा की ज़रूरत इसके लिए रहती है। आकाश, ईश्वर की आपके ऊपर बहुत कृपा है। आप पुराने गानों को सुनते हैं, कोई और पुराना गाना जो आपके बिल्कुल नज़दीक हो, आप हमारे दर्शकों तक पहुंचाना चाहते हो, सुनाएं। बिल्कुल सर, एक रफ़ी साहब का ही एक और गीत मैं आपको सुनाता हूँ। दिन ढल जाए है, रात ना जा, तू तो न आए, तेरी याद सताए। दिन ढल जाए है, रात न जाए, तू तो न आए, तेरी याद सताए। दिन ढल जाए, प्यार में जिनके सब जग छोड़ा और हुए बदनाम, उनके ही हाथों हाल हुआ ये, बैठे हैं दिल को थाम। अपने कभी थे अब है पराए, दिन ढल जाए है, रात न जाए, तू तो न आए, तेरी
याद सताए, दिन ढल जाए। दर्शकों, डीडी हिमाचल से आप कार्यक्रम देख रहे हैं नमस्ते हिमाचल। संगीत की बातचीत हो रही है, आप बहुत अच्छे अच्छे सुरीले गीत भी सुन रहे हैं। आज नमस्ते हिमाचल में हमारा विषय है युवाओं में संगीत की बढ़ती रुचि। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत विराजमान है जो युवान है संगीत के प्रति, जिनका बहुत रुझान है और गले में ईश्वर ने उनको नेमत बख्शी है, एक ऐसी आवाज़ जो आप तक पहुंचना चाहती है, आपके हृदय तक पहुंचना चाहती है। आकाश हमारे साथ है। आकाश, आज की जो युवान पीढ़ी है, जिनको संगीत का भान नहीं है, जिनको ये मालूम नहीं है कि संगीत वास्तव में है क्या, उन युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं और शास्त्रीय संगीत म्यूजिक में कितना ज़रूरी है, बताएं। बिल्कुल सर, सबसे पहली तो जो संगीत है वो ईश्वर की देन है सर। वो हर कोई इस चीज़ को समझ भी नहीं सकता और सब लोगों को ये चीज़, इसकी संगीत की अहमियत और संगीत की बारीकियाँ समझ में भी नहीं आती। ये मैं मानता हूँ कि ईश्वर की देन है। जो संगीत से जुड़ा होता है वो शुरू से ही मतलब एक डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी हम कह सकते हैं, उस तरीके से होता है। और सबसे आपने कहा कि इम्पोर्टेंस ऑफ क्लासिकल म्यूज़िक इन, क्योंकि आजकल की जनरेशन में जो संगीत है वो काफ़ी हद तक शोर शराबे वाला हो गया। नो डिसरिस्पेक्ट, वो भी चलो अच्छी बात है, वो भी एक हिसाब का संगीत है। पर संगीत एक सर सुकून है। संगीत एक ऐसी चीज़ है जो आपको सुकून देता है, जो आपको मज़ा देता है, जो आपके अंदर के दर्द को, आपके अंदर की पेन को रिलीफ प्रोवाइड करता है। तो मेरा मानना ये है कि अगर आप सॉफ्ट म्यूज़िक ज़्यादा सुनते हैं तो आपकी पर्सनैलिटी भी सर उसी तरीके से हो जाती है ना। और क्लासिकल म्यूज़िक की इम्पोर्टेंस ये है, अगर कोई इंसान संगीत सीखना चाहता है, गाना चाहता है, फॉर एग्जांपल हम ABC मतलब अल्फ़ाबेट स्टार्ट करने से पहले हम ABC से स्टार्ट करते हैं। तो क्लासिकल म्यूज़िक वही चीज़ है, आपका बेसिक है। आपका बेस स्ट्रांग होगा तो आप काफ़ी ऊपर तक जाओगे। तो क्लासिकल म्यूज़िक ही आपका बेस है, ठीक है। आप वहीं से ही आपका मतलब बेस बनता है और वहीं से ही आपकी इम्प्रूवमेंट होती है म्यूज़िक में। और सुनने में अगर कोई मतलब सीखना तो चलो एक और बात है, सुनने में भी आपकी एक मेडिटेशन। अब देखिए तानपुरा यहाँ पे बज रहा है, ठीक है। ये अगर आप इसके साथ जस्ट ओम बोलेंगे तो एक मेडिटेशन भी हो जाएगी और आप संगीत में कहीं ना कहीं अपने आप को इन्वॉल्व भी कर देंगे। आकाश, जब हम अपने ग्रंथों को देखते हैं तो उसमें वर्णन ये आता है कि सबसे पहला जो सूर धरती पर आया, पृथ्वी पर ब्रह्मांड में आया, वो ओम ही था। ओम से ही सुर की शुरुआत हुई, ओम ने ही संगीत को शुरू किया। और आज भी जो साधक लोग हैं वो ओम की ही साधना करते हैं। ओम में सारा संगीत, सारा ब्रह्मांड, ईश्वर, आत्मा, परमात्मा सब इसी में विद्यमान है। आप बहुत नज़दीक जा रहे हैं और हम तो आपसे यही प्रार्थना करेंगे कि शास्त्रीय संगीत के आप जितने नज़दीक रहेंगे उतना बहुत अच्छा है। आकाश, बहुत वर्षों पहले हम देख रहे थे कि शादी ब्याह में डीजे बहुत बजनी शुरू हो गई थी। कानों के लिए बहुत ख़राब है वो चीज़, लेकिन धीरे धीरे जिस इलाके से आप आते हैं, ठियोग से, आज हम देख रहे हैं कि वहाँ पर महफिलें शुरू हो गई है। फिर से लोग प्राचीन संस्कृति को अडॉप्ट कर रहे हैं। हम आपसे लोकगीत सुनना चाहते हैं, वो लोकगीत जो गाँव से शुरू होते हैं, जो पहाड़ों से शुरू होते हैं, जो नदियों की लहरों से शुरू होते हैं, जो लोकगीत हमारे हृदय तक पहुँच जाते हैं। कोई ऐसा लोकगीत जो आपके करीब हो, दर्शकों तक पहुँचाएं। बिल्कुल सर, एक हमारी मतलब एक लोकगीत है जिसको भरतरी कहते हैं। भरतरी बहुत है ना, वो हमारे ठियोग साइड, कोटखाई साइड, इन जगहों पे काफ़ी 100 वर्षों से गाया जाता है। इवन हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जब पहले के ज़माने में स्नोफॉल हुआ करती थी, उस टाइम लाइट्स चली जाती थी, तो जो है बुजुर्ग लोग ना भरतरी सुनाया करते थे अपने, है ना, बैठ के। तो अब वो कल्चर रहा नहीं है, वो मतलब इस तरीके के गीत सुनते भी नहीं है। अभी रिसेंटली ही मैंने ये गीत किशन वर्मा जी का आया है भरतरी, बहुत कमाल में, मेरे रोंगटे खड़े हो गए इस गीत को सुनकर। तो मैं कोशिश करूँगा, हालांकि मैं कुछ थोड़ा बहुत भी निभा पाऊँ इसको। जी सुनाइए।
मैं एक्सप्लेन भी करूँगा कि दर्शकों को जिनको पता नहीं है इसके बारे में, जितना मुझे ज्ञान है इसके बारे में। एकी बोलो धारोदा बीजा होला बागड़ा, दूजी बोलो धारोदा धुआ हो राजिया, दूजी बोलो धारोदा धुआ। बोला जोगीडेला जाणीला बेटका हो आमया, ही जो जाणी सुपडे दामोआ हो आमया, ही जो जाणी सुपडे दामोआ। बोला शुणेली ता शुणेली बुडड़ी रे आमया, बात देऊ ठगड़ी न लाए हो आमया, बात देऊ ठगड़ी न लाए। बोला जेठी बोला राणीए मुंदी दी तिटालणी, राणी देखे बिरणे न ब्याहे हो राजया, रानी देखे बिरणे न ब्याहे। सर इस गीत के बारे में थोड़ा बहुत एक्सप्लेन, जितना मैंने स्टडी किया और जितना मुझे पता है कि ये कहानी जो है कई सौ वर्षों से मतलब गांव-गांव में सुनाई जाती है। तो ये अशोक सम्राट राजा भर्तरी जी की कहानी है, जो कि चक्रवर्ती चक्रवर्ती सम्राट राजा भर्तरी जो पूरे भारतवर्ष के राजा हुआ करते थे। तो राजा भर्तरी जो थे उन्होंने उनके पास सब कुछ था, एक जो सम्राट के पास होता है, सारी खुशियाँ थी। तो उन्होंने सोचा कि ऐसी क्या चीज़ है जो मुझे मतलब इससे इन सब से बढ़कर मुझे मिल सकती है। तो उन्होंने सोचा कि यार मैं पूरे देश का मतलब पूरे भारतवर्ष का राजा हूँ, तो मतलब मुझे तो कोई भी रानी प्रेम कर लेगी। तो उन्हें एक रानी से, रानी पिंगला, उनसे प्रेम हो जाता है। तो रानी पिंगला से वो जो है विवाह कर लेते हैं। तो विवाह के पश्चात ऐसा कुछ होता है कि जो राजा भर्तरी थे वो काफ़ी तपस्वी थे। तो उन्हें एक मतलब तप करके जो एक फल मिलता है जिससे उन्हें अमर होने का वरदान मिलता है। ठीक है, अब वो इतना प्रेम करते थे अपनी रानी पिंगला से कि वो कहते हैं कि मैं अमर होके क्या करूँगा, वो फल है अमर होने का वो अपनी रानी को दे देते हैं। तो सरप्राइजिंगली ये ऐसी चीज़ होती है कि जो रानी पिंगला है, इन स्पाइट ऑफ लविंग हर हस्बैंड, जो कि पूरे भारतवर्ष का सम्राट था, उन्हें प्रेम हो जाता है एक जो उनके आई थिंक माली थे, जो घोड़े वगैरह देखते थे, उनसे प्रेम हो जाता है। और वो जो फल है वो आगे क्या कहते अपने माली को उस माली को दे देती है। अब माली जो है प्रेम करता है एक दासी को, अब वो फल जो है वो दासी को दे देता है। ठीक है, अब दासी प्रेम करती है फिर से राजा को, और वो फिर से जो फल है वो क्या कहते वापस राजा के पास आता है। तो राजा सरप्राइज हो जाते हैं। ही वॉज सरप्राइज्ड कि यार ये तो मैंने अपनी रानी को दिया था। तो जब जांच करते हैं तो ही वॉज शॉक्ड कि देखो मैं पूरे भारतवर्ष का सम्राट हूँ, फिर भी मैं किसी से अगर सच्चा प्रेम करता हूँ फिर भी मतलब मुझे सच्चा प्रेम नहीं मिलता। तो उनका जो है मतलब इन सब चीज़ों से विश्वास उठ जाता है। और आकाश बहुत बढ़िया आपने सुनाया। बिल्कुल, राजा भर्तरी को उसके बाद वैराग्य हो गया था। वो समझ चुके थे कि वास्तविक जो प्रेम है वो किसी व्यक्ति विशेष से नहीं मिल सकता, ईश्वर से ही हमें कामना करनी चाहिए वास्तविक प्रेम की। आकाश, ये जो हमारा लोक संगीत है ये पहले उठा, लोक संगीत गांवों से चलकर ग्रामीण क्षेत्रों से आकर उसके बाद जब परिशोध हुआ तब शास्त्रीय संगीत की आवश्यकता हुई। जैसे भाषा के ऊपर व्याकरण बनाया जाता है, वैसे ही लोक संगीत के ऊपर जब ग्रामेटिकली सुधार किया गया वही शास्त्रीय संगीत हुआ। और आपने भी बहुत खूब इसको समझा है। कोई ऐसा और लोकगीत, क्योंकि कार्यक्रम का वक्त भी हमारा होने वाला है। लोकगीत हिमाचल प्रदेश की ऐसी संस्कृति है जो बम्बई फिल्म इंडस्ट्री तक भी पहुँचे हैं। राग पहाड़, बहुत से ऐसे गाने हैं जो फिल्म इंडस्ट्री में भी गाए जा चुके हैं। कोई और लोक संगीत सुनाएं।
एक और सर मैं सुनाने की कोशिश करता हूँ। हो 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 सोनी सोनी शिमलेरी सड़का जिंदे हाय चैन छबलियाँ सड़का जिंदे काली घघरी ले आया हो, काली घघरी ले आया हो, काली घघरी ले आया हो। ऐसे अनेक गीत हैं सर, ऐसे अनेक गीत हैं। मैं पर्सनली यहाँ पे चाहता हूँ कि सिर्फ हमारा जो मतलब हिमाचली कल्चर है और हिमाचली म्यूज़िक है सिर्फ नाटियों तक ही सीमित ना रह जाए, लोग सिर्फ डांस नंबर्स तक ही सीमित ना रह जाए, लोग इस तरीके के जो डीप कल्चरल फोक है इस पे भी लोग सुने और इस पे भी लोग मतलब इसको भी प्रमोट करें और इससे हमारा जो कल्चर है हिमाचली कल्चर वो आगे बढ़ेगा और मैं यही चाहता हूँ, यही कामना करता हूँ। आकाश, आपकी जो कामना है, आप जो इच्छा रखते हैं, जब तक आप जैसे युवान हमारे पास मौजूद है, जब तक आप जैसे संगीत प्रेमी विद्यमान है, तब तक हम ये मान सकते हैं, हमारे दर्शक मान सकते हैं कि हमारा जो लोक संगीत है वो ज़िंदा रहेगा। और लोक संगीत में बहुत शक्ति है। जिस गाने को आपने अभी अभी गाया है, जिस लोकगीत को आपने गाया, ये लोकगीत आज मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में भी गाया जा रहा है, दिल्ली के बड़े बड़े मंचों के ऊपर भी गाया जा रहा है, इंटरनेशनल लेवल के जो कलाकार हैं वो इन गानों को गा रहे हैं। तो इससे बड़ा क्या उदाहरण हो सकता है। लोक संगीत हमारा बहुत रिच है, हम बहुत अग्रणी है, लेकिन इसको समझने की ज़रूरत है। रफ़ी साहब के आप बहुत करीब है। मैंने जब आपसे बातचीत की तो मुझे महसूस हुआ कि आप रफ़ी साहब को अपने हृदय में बहुत नज़दीक रखते हैं। कोई ऐसा गाना जो आपको याद आ रहा हो, जो आप सुनाना चाहते हैं, जो आपके बहुत करीब है, सुनाएं। बिल्कुल सर, मैं रफ़ी साहब को, जैसे कि आपको पता है, मैं बहुत ज़्यादा आइडलाइज़ करता हूँ और मेरे लिए खुशकिस्मती की बात हुई कि रिसेंटली अभी हिमाचल का वन ऑफ द ओल्डेस्ट शो है रफ़ी नाइट्स जी, जो सिंगिंग रियलिटी शो है, तो मैं बहुत समय से उसमें पार्टिसिपेट करने की सोच रहा था और बहुत परिस्थितियाँ ऐसी हुई कि मैं पार्टिसिपेट नहीं कर पाया। इवन लास्ट ईयर मैंने पार्टिसिपेट किया भी पर अच्छे से उसमें हो नहीं पाया था मेरा। तो लकीली इस बार मैं वहाँ पे मुझे फर्स्ट प्राइज़ आया। आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी ये, जिनको मैंने आइडियलाइज़ बचपन से किया है, उनके नाम का अवार्ड मुझे मोहम्मद रफ़ी अवार्ड से इस बार सम्मानित किया गया, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। तो मैं एक गीत आपको उनका ज़रूर सुनाना चाहूँगा। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। चौदहवीं का चांद हो, जुल्फे हैं जैसे कांधों पे बादल झुके हुए, आँखें हैं जैसे मैं कि प्याले भरे हुए, मस्ती है जिसमें प्यार की तुम वो शराब हो। चौदहवीं का चांद हो। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत नज़दीक आप रफ़ी साहब के पहुंच रहे हैं और इतनी बड़ी शख्सियत को आप निभा रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है।
आकाश, संगीत जैसा आपने बताया कि वर्तमान में संगीत ही आध्यात्म से जुड़ने का एक साधन भी है। यदि हम फॉरेन कंट्रीज़ की बात करें, विदेशों की बात करें, तो वहाँ के लोग आज समझ चुके हैं यदि शरीर को ठीक रखना है तो संगीत का सहारा लेना ही पड़ेगा। यहाँ तक कि जो बड़े बड़े मेडिकल साइंसेज से जुड़े लोग हैं वो भी संगीत के महत्व को समझ रहे हैं। आज हमारा युवान भी संगीत को समझ रहा है और हमारे प्रदेश, हमारी ये जो सुंदरता है, हमारे ये जो पर्यटन क्षेत्र है, यहाँ तो संगीत हर पहाड़ बोलता है, हर वृक्ष यहाँ का संगीत गाता है, पक्षियों का कलरव संगीत ही तो है। कार्यक्रम का वक्त भी होता जा रहा है। लोक संगीत को हमारे दर्शक आपसे सुनना चाहते हैं। मेरे पास बार बार ये फरमाइश आ रही है कि आकाश यदि कोई लोक संगीत ऐसा सुनाएं जो उनके बहुत करीब हो, जो हिमाचल प्रदेश की संस्कृति को प्रस्तुत करता हो, हिमाचल प्रदेश की समृद्ध विरासत को दिखाता हो, ऐसा कोई लोक संगीत। बिल्कुल सर, मैं कोशिश, आपने सबसे पहले जो बात ये कही कि संगीत, इवन डॉक्टर्स, मेडिकल साइंस भी जो है म्यूज़िक को एज अ मेडिटेशन वो करती है। मैं छोटी सी बात बताना चाहूँगा कि मुझे एक बहुत मतलब प्रॉब्लम है कि मेरा जो है गला, थ्रोट इन्फेक्शन मुझे बहुत होता है और मुझे टॉन्सिलाइटिस बहुत होती है, तो उसकी वजह से मेरा गला एकदम बंद हो जाता है। तो अभी इवन जब मेरा फिनाले था रफ़ी नाइट्स का, तो उससे एक दिन पहले मैं हॉस्पिटल में था, मेरा बिल्कुल गला बंद हो चुका था। तो डॉक्टर ने जब मेरा गला चेक किया तो ही वॉज सरप्राइज्ड। उन्होंने मुझे कहा कि आप बात भी थोड़ा आराम से करना। तो जब मैंने उन्हें बताया कि कल मेरा फिनाले है, मुझे बस एक दिन के लिए कुछ ऐसी मेडिसिन दे दो कि मेरा बस एक दिन गला खुल जाए, तो ये पता नहीं, ये कह सकते हैं आप गुरुजनों का आशीर्वाद और इस संगीत में जो मेरा लगाव रहा है, ऐसा कुछ चमत्कार हुआ कि उस ही दिन मेरा किस तरीके से मैंने गाया और किस आकाश, ये जो आप बात सुना रहे हैं, बहुत गुरुओं के मुंह से हमने ये चीज़ सुनी है। ऐसा बहुत बड़े बड़े दिग्गजों के साथ भी हुआ है। यही संगीत की शक्ति है, यही संगीत की शक्ति हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं। आज के कार्यक्रम में नमस्ते हिमाचल में हम बातचीत कर रहे थे आकाश दमसेठ से। आकाश जी ने बहुत अच्छे गीत संगीत से आज कार्यक्रम की शुरुआत की। क्योंकि कार्यक्रम का वक्त हो चला है, इसलिए हम आपसे आज्ञा भी लेते हैं और आकाश से कहते हैं कि जो लोक संगीत आपके जहन में है वो हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं। या सर, मैं एक अभी रिसेंटली मैंने खुद का भी एक गाना बिल्कुल रिलीज़ किया था जी, तो मैं कुछ लाइंस उसकी भी सुनाना चाहूँगा। वो भी मैंने थोड़ा सा डिफरेंट करने की कोशिश करी थी, कुछ एक सैड सॉन्ग टाइप था। तो अखटी के तो चुराए बालमा, अखटी के तो चुराए बालमा, प्यारी कसम खाए बालमा, बोला प्यारी कसम खाए बालमा, बोला कोई किए वाए दे तो प्यार दे, कोई किए वाए दे तो प्यार दे, झूठी गई कसम खाए बालमा, अखटी के तो चुराए बालमा, बोला तेरा छिपे मिलना आज बीच ते, बोला किने प्यारे दिन से साथ दे बीते, बदली गए आ रही है तू बेदिनोरी, बदली गए आ रही है तू बेदिनोरी, लारी गोई लोपे तू लाई बालमा, अखटी के तो चुराए बाल।